तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लोजर के बारे में देखा था, क्लोजर क्या है, किस तरीके से क्लोजर वर्क करता है और क्लोजर का कॉन्सेप्ट क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और उसका कोड किस तरीके से लिखा जाता है और क्लोजर कॉन्सेप्ट किस तरीके से इंटरनली वर्क करता है। तो ये हमने कल देखा था। उसके बाद हमने देखा था हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। ये हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है, इसको किस तरीके से बनाते हैं और ये किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में भी हमने कल देखा था। तो ये जो क्लोजर और हायर ऑर्डर फंक्शन है, ये 101% आपको इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाता है, और जब भी आप कोडिंग करते हो तो इसका मैक्सिमम यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये किस तरीके से हम इसका कोड करेंगे और ये कोड किस तरीके से वर्क होगा। तो यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया है क्लोजर, और इसके अंदर हम कोड करेंगे। तो इसको ओपन करेंगे VS कोड में, VS कोड। ओके, तो इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे ताकि आपको बड़े साइज़ में दिख सके। ओके, सो ये हो गया हमारा VS कोड के अंदर फोल्डर हमने ओपन किया है। अभी इसको हम एक नाम दे देंगे closure.html। तो हम HTML में कोड करेंगे या फिर हम सेपरेट JS फाइल भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अभी हम HTML फाइल के अंदर HTML का कोड लिखेंगे। जैसे HTML यहाँ पे हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली HTML5 आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट HTML क्या करेगा, आपको एक टेम्पलेट बना के देगा इस तरीके से। तो HTML5 का टेम्पलेट है। यहाँ पे जो टैग यूज़ किया है डॉक टाइप HTML, इसका मतलब ये होता है कि ये HTML5 डॉक्यूमेंट है, और जब भी ये रन होगा तो ब्राउज़र HTML5 रिलेटेड फंक्शनलिटी ऑन करेगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा टेम्पलेट। अभी इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड करना है हमें, तो आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखना है। ठीक है, और जो भी कोड आपका स्क्रिप्ट टैग में करना है, या फिर आप एक्सटर्नल फाइल भी बना सकते हो जावास्क्रिप्ट की, तो उस फाइल के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम दोनों वे से करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम कोड करेंगे। तो ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट वर्क होता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे क्लोजर का एग्जाम्पल। क्लोजर, तो क्लोजर का मीनिंग हमने देखा था कि क्लोजर एक मैकेनिज़्म है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि इनर फंक्शन जो होता है वो आउटर फंक्शन की या फिर आउटर स्कोप की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है अपने अंदर, ताकि उस फंक्शन को आप किधर भी एग्जीक्यूट करें तो वो सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर एक्सेसिबल होती है, वर्क होती है। ठीक है, तो क्लोजर के लिए यहाँ पे मान लो कि सबसे पहले ये है हमारा फंक्शन। एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे हम इसको नाम देंगे आउटर फंक्शन। तो ये आउटर फंक्शन है। सो दिस इज़ द आउटर फंक्शन। अब इस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, जैसे वेरिएबल है इसका, वेरिएबल एक नेम है इसके अंदर, जिसकी वैल्यू हम लिखेंगे कोड लाइन्स। तो एक वेरिएबल हमने क्या किया है, फंक्शन के अंदर बनाया। तो ये क्या हो गई, फंक्शन की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, सो हियर फंक्शन की प्रॉपर्टी मतलब फंक्शन का एक मेंबर हो गया। ठीक है, तो ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। दूसरा वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, चाहे आप लेट यूज़ कर सकते हो, लेट एज इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, तो इस वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है, इस फंक्शन तक ही स्कोप है, मतलब ये वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर ही हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इसके अंदर इनर स्कोप में भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अभी हमें क्लोजर देखना है, तो हम इसके अंदर और एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन जिसको नाम दे देंगे इनर। तो ये हमारा इनर फंक्शन है। ठीक है, तो जैसे भी ये हमारा इनर फंक्शन, तो ये हमारा इनर फंक्शन है, तो ये हमारा आउटर फंक्शन है। एक फंक्शन के अंदर हमने दूसरा फंक्शन बनाया है, तो इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन का सराउंडिंग स्कोप मतलब ये आउटर स्कोप, ये आउटर स्कोप इस फंक्शन का सराउंडिंग स्कोप है। तो इसीलिए ये आउटर स्कोप जो होता है, फंक्शन का सराउंडिंग स्कोप होता है, उसी को लेक्सिकल स्कोप कहा जाता है। ठीक है, तो अभी उतना लेक्सिकल स्कोप टेक्निकली रेफर करने से बेटर है कि ये जो इनर फंक्शन है ये क्या करता है, इसका जो आउटर स्कोप है, तो आउटर स्कोप की जो वेरिएबल है वो अपने अंदर इनहेरिट करता है। क्या करता है, इनहेरिट करता है, मतलब ये सारे वेरिएबल इसके अंदर आप यूज कर सकते हो, इसके अंदर सारे वेरिएबल आते हैं। अगर ये आउटर फंक्शन क्लोज भी होता है तो ये इनर फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को आप इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है,
तो यही कॉन्सेप्ट होता है क्लोजर का, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आउटर फंक्शन के अंदर हमने नेम और एज डिक्लेयर किया है यहाँ पे, इसको हम इनर फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो मैं सिर्फ इसको प्रिंट करूँगा console.log और प्रिंट करूँगा नेम। तो मैंने यहाँ पे नेम यूज़ किया है, लेकिन ये नेम किसका है, ये आउटर फंक्शन के अंदर इसको हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे console.log और उसके अंदर यहाँ पे हमने एज दिया है, ठीक है। तो ये इनर फंक्शन के अंदर हमने आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या की है, यूज़ की है, ठीक है। तो जैसे भी हम इनर फंक्शन के अंदर आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इनर फंक्शन क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को अपने अंदर इनहेरिट करता है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इनहेरिट करने के बाद ये फंक्शन यहाँ से अगर आप निकाल भी देते हो तो ये फंक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी अभी भी क्या होती है, वर्क होती है, क्योंकि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी इनहेरिट हो चुकी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्लोजर कहा जाता है, ठीक है। तो अभी ये हमने फंक्शन बनाया है, अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें आउटर को कॉल करना पड़ेगा पहले। तो ये हमारा आउटर फंक्शन है, हम आउटर को इस तरीके से कॉल करेंगे, ठीक है। तो जैसे भी हमने इस आउटर फंक्शन को कॉल किया है तो ऑटोमेटिकली ये आउटर फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर 2 वेरिएबल बनेंगे और ये फंक्शन बनेगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हम अभी निकाल देते हैं इस तरीके से। अभी ये फंक्शन इसके अंदर बनाए, तो जैसे भी ये आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है पूरा और एग्जीक्यूशन इसका ख़त्म होता है, मतलब फंक्शन रिटर्न होता है, तो ऑटोमेटिकली इसकी प्रॉपर्टी रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हमने आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी इनर फंक्शन के अंदर क्या की, यूज़ की है। अभी हम क्या करेंगे, इनर फंक्शन को रिटर्न करेंगे। इनर फंक्शन जो है हमारा इनर को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। मतलब ये आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और वो रिटर्न करेगा इस इनर फंक्शन को। तो मतलब आउटर फंक्शन जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो मतलब ये फंक्शन ख़त्म होता है, इसकी लाइफ ख़त्म होती है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं वो सारे वेरिएबल रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आउटर फंक्शन जो है ये रिटर्न कर रहा है इस इनर फंक्शन को, तो मतलब इस इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हम ये रिटर्न क्या करेंगे, किसी और वेरिएबल के अंदर ले लेंगे, यहाँ पे लेट एक्स नाम का वेरिएबल यहाँ पे ले लेंगे। तो अभी ये इनर फंक्शन एक्स के अंदर चला गया क्योंकि रिटर्न क्या किया हमने, इनर फंक्शन। तो ये इनर फंक्शन जैसे भी रिटर्न करेगा आउटर फंक्शन, तो एक्स के अंदर इनर फंक्शन चला गया और आउटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो चुका है। तो जैसे भी ख़त्म होता है, लेकिन हमारे पास अभी इनर फंक्शन आया है और हम इस इनर फंक्शन को इस तरीके से कॉल करेंगे। तो जैसे भी इनर फंक्शन को कॉल करेंगे तो डायरेक्टली ये फंक्शन कॉल होगा, लेकिन इसके अंदर हमने ये नेम प्रॉपर्टी यूज़ की है, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो आउटर फंक्शन की है और आउटर फंक्शन से यहाँ पे एग्जीक्यूशन ख़त्म हो चुका है। तो फिर भी हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं इनर फंक्शन के अंदर, तो इसी को कहा जाता है क्लोजर। तो इसका मतलब ये होता है कि इनर फंक्शन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द आउटर फंक्शन, ठीक है। तो जैसे भी हम x को कॉल करेंगे तो आपका आउटपुट ये आएगा, इसके अंदर जो वेरिएबल है ये आपको स्टिल एक्सेसिबल हो जाएंगे इनर फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम रन करके देखते हैं। राइट बटन क्लिक करके ओपन इन अदर ब्राउज़र और मैं इसको क्रोम के अंदर ओपन करूँगा। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, यहाँ पे हमें कंसोल दिखेगा, यहाँ पे कंसोल, और इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ लाइक दिस। तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया हमारा कोड लाइन्स और जो एज था हमारा 50। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है इसी को कहा जाता है क्लोजर कहा जाता है, ठीक है। तो क्लोजर का मतलब सिंपल यही होता है कि आप किसी फंक्शन के अंदर उसके आउटसाइड प्रॉपर्टी यूज़ करते हो और वो फंक्शन दूसरे स्कोप में एग्जीक्यूट होता है, फिर भी आप उस प्रॉपर्टी को उस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी फंक्शन है बाहर अदर प्रॉपर्टी को वो एक्सेस कर रहा है, वो उस प्रॉपर्टी को अपने अंदर इनहेरिट करता है ताकि उसको किधर भी आप एग्जीक्यूट करोगे तो वो प्रॉपर्टी एक्सेसिबल हो सकती है। सो दिस कंसेप्ट इज नथिंग बट द क्लोजर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है क्लोजर का। तो आपको इसके बारे में इंटरव्यू में पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट में, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैन यू गिव मी एनी एग्जाम्पल दैट डेमोस्ट्रेट द क्लोजर। तो आपको इसका एग्जाम्पल आपको इस तरीके से करके दिखाना है और उनको दिखाना है कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्लोजर एंड हाउ द क्लोजर इज वर्क, ठीक है। सो दिस वे यू कैन राइट अ कोड फॉर द क्लोजर, ओके। तो चलो अभी फिर कल हमने देखा था थियरी में देखा था हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में, ठीक है।
तो अभी हम देखेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। अब हायर ऑर्डर फंक्शन का मीनिंग ये होता है कि कोई भी फंक्शन है, अगर वो फंक्शन किसी फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट के तौर पे लेता है या फिर किसी फंक्शन को रिटर्न करता है, तो वो फंक्शन क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है और आपको हायर ऑर्डर फंक्शन का इस्तेमाल करके डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग करने की आपको एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। तो जो भी डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग होती है वो हायर ऑर्डर का फंक्शन का ही यूज करती है, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली किस तरीके से हायर ऑर्डर फंक्शन को हम कोड के द्वारा इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन, तो अभी यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन जिसको नाम देता हूँ ग्रीटिंग। ये फंक्शन, तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक ग्रीटिंग को प्रिंट करेगा कंसोल के ऊपर। जैसे ग्रीटिंग है वेलकम, वेलकम इन कोड लाइन्स सेमीकोलन, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन ने एक लाइन प्रिंट की है कंसोल के ऊपर, तो ये फंक्शन का पर्पस था, अब ये ख़त्म हुआ। अभी हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे फंक्शन, और इसको नाम दे देंगे हम, जैसे कि नाम दे देंगे डेमो। ये डेमो फंक्शन, ठीक है। अभी हमारे पास दोनों फंक्शन है, तो अभी इस फंक्शन को हम एक पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे। जैसे हम देखेंगे एक fn नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे कि मैं इस डेमो को कॉल करूँगा, डेमो फंक्शन को, तो ये डेमो फंक्शन को हम इस तरीके से कॉल करेंगे। और जैसे कॉल करते वक्त इसका जो पैरामीटर है fn को, इसको मैं पास करूँगा किसी दूसरे फंक्शन को, जैसे पास करूँगा ग्रीटिंग को। तो यहाँ पे हमने ग्रीटिंग पास किया है, ठीक है। तो ये केस में क्या हुआ है, ये जो हमारा डेमो फंक्शन है, ठीक है, डेमो फंक्शन को हमने आर्गुमेंट पास किया है कोई और फंक्शन, तो इसलिए ये डेमो फंक्शन क्या हो गया, इट इज़ कॉल्ड एज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन, ये डेमो क्या हो गया, हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल है कि किसी फंक्शन को अगर हम दूसरा फंक्शन पास करते हैं तो वो फंक्शन हायर ऑर्डर होता है। तो इस केस में डेमो ये हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया। अब ये जो ग्रीटिंग फंक्शन है ये किसके अंदर चला गया, fn के अंदर। अब हम fn को कॉल कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो जैसे भी fn को कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली ये फंक्शन रन होगा और इसके अंदर जो लिखा है ये हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कंसोल के ऊपर। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट हुआ है वेलकम इन कोड लाइन। तो इस तरीके से क्या हुआ है, हमें आउटपुट मिल चुका है यहाँ पे। तो ये हो गया हायर ऑर्डर फंक्शन। तो ये हो गया केस 1, केस 1, ठीक है। अभी हम देखेंगे सेकंड केस। तो इसी को कॉपी करेंगे हम, केस 2। ठीक है। अब केस 2 के अंदर क्या है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है ग्रीटिंग। अब यहाँ पे हम कोई पैरामीटर नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर नहीं लेंगे और यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे, ठीक है। तो इस केस में डेमो ये हायर ऑर्डर फंक्शन बन गया है क्या, नहीं बन गया है, ठीक है। अब अगर हायर ऑर्डर फंक्शन रिटर्न करता है किसी दूसरे फंक्शन को, ये रिटर्न करेगा इस ग्रीटिंग को, सेमीकोलन, ठीक है। अगर कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न करता है तो वो फंक्शन क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। तो इस केस में डेमो क्या हो गया, हायर ऑर्डर फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अभी हम जैसे डेमो को कॉल करेंगे ये रिटर्न करेगा ग्रीटिंग को। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर ले लेंगे, लेट fn इज इक्वल टू डेमो। तो जैसे भी डेमो कॉल होगा ये रिटर्न करेगा ग्रीटिंग को, और ग्रीटिंग हमारा ये फंक्शन है। तो अल्टीमेटली fn के अंदर ये फंक्शन चला जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो fn के अंदर ग्रीटिंग फंक्शन चला गया है और हम fn को कॉल करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर हम इसको कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली fn क्या कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे, रिफ्रेश, आउटपुट इन कोड लाइन्स। अगर हम दूसरा लेते हैं, सिर्फ वेलकम ले लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल S करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे वेलकम आ चुका है, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या होता है, आपका हायर ऑर्डर फंक्शन आप बना सकते हो। ओके, तो ये हो गया केस सेकंड। अभी हम केस थर्ड के बारे में बात करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। सो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे केस थ्री। अब केस थ्री में हम सेम एग्जांपल लेंगे ये यहाँ पे। अभी ये हमारा फंक्शन है ग्रीटिंग, तो हम ये डेमो फंक्शन है, इस डेमो फंक्शन को अब हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे जैसे fm। ठीक है, fn नाम का पैरामीटर हमने डिक्लेयर किया है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन रिटर्न करेंगे, फंक्शन console.log और इसके अंदर कुछ मैसेज देंगे, आई एम फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डेमो फंक्शन के अंदर हमने एक पैरामीटर लिया है fn और फिर हम क्या करेंगे, इस fn को क्या करेंगे, कॉल करेंगे इस तरीके से। तो fn पैरामीटर को हम कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर हम क्या पास करने वाले, फंक्शन पास करने वाले। सेकंड, ये डेमो फंक्शन रिटर्न करेगा एक दूसरे फंक्शन को। तो इस केस में क्या होता है कि डेमो ये हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि किसी फंक्शन को आर्गुमेंट भी लेगा एज अदर फंक्शन और किसी रिटर्न भी करेगा, तो ये दोनों चीज़ करेगा। ठीक है, तो जैसे भी हम डेमो कॉल करेंगे तो डेमो को एक fn को हम एक फंक्शन पास करेंगे जैसे ग्रीटिंग यहाँ पे, तो यहाँ पे पास करेंगे ग्रीटिंग। तो डेमो को हमने ग्रीटिंग पास किया फंक्शन, डेमो हायर ऑर्डर फंक्शन है और डेमो ने क्या किया है, यहाँ पे किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न किया है। तो वो रिटर्न किया वाला फंक्शन किसके अंदर चला गया, fn के अंदर, और जैसे ही हम fn कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर आउटपुट आएगा फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या होगा, डेमो फंक्शन कॉल होगा जिसको हमने ग्रीटिंग फंक्शन पास किया है, तो fn के अंदर ग्रीटिंग चला जाएगा और ग्रीटिंग फंक्शन कॉल होगा। तो ये कॉल होने के बाद आउटपुट आएगा वेलकम। फिर उसके बाद ये रिटर्न करेगा दूसरा फंक्शन, वो फंक्शन fn के अंदर चला जाएगा और हम fn को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर लिखा है हमने आई एम फंक्शन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपके दो आउटपुट आएंगे, वेलकम एंड आई एम फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी इसको हम रन करेंगे, वेलकम एंड आई एम फंक्शन एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका हायर ऑर्डर फंक्शन वर्क होता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे हायर ऑर्डर फंक्शंस है और जो इनबिल्ट फंक्शन है जो कि आपको अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए प्रोवाइड किए हैं। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग स्टाइल जो होती है वो हायर ऑर्डर फंक्शन का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसका मैं एक टॉपिक आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा कि डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है। और अभी मैक्सिमम डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का ही यूज़ करके एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट है आई होप आपको समझ में आया होगा, हायर ऑर्डर फंक्शन किस तरीके से होता है और किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इनबिल्ट हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो ऐसे बहुत सारे हायर ऑर्डर फंक्शन है, इनबिल्ट हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट हायर ऑर्डर फंक्शन है, जैसे कि हमारा मान लो कि जैसे कि हमारे पास एक एरे है कांस्टेंट डेटा और यहाँ पे एरे हमारे पास कुछ नंबर का एरे है यहाँ पे, जिसके अंदर हमारे कुछ नंबर्स है। तो मुझे इस सारे नंबर को प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एरे की एक मेथड है जैसे डेटा डॉट फॉर ईच नाम की मेथड है। तो ये फॉर ईच नाम की मेथड है, ये क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन है। मतलब इसको हम एक फंक्शन पास कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एरो फंक्शन पास करूँगा इस तरीके से, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक फंक्शन ही पास कर रहे हैं फॉर ईच मेथड को। तो ये मेज पहले आर्गूमेंट लेगा, पैरामीटर इसका नंबर है, दूसरा इंडेक्स है और तीसरा एरे है। तो यहाँ पे आइटम फर्स्ट पैरामीटर, दूसरा इंडेक्स और तीसरा टोटल एरे, जो एरे यहाँ पे हम इटरेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस मेथड को हमने एक फंक्शन क्या किया है, पास किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फॉर ईच मेथड है ये आर्गूमेंट क्या ले रहा है, किसी अदर फंक्शन को ले रहा है। मतलब फॉर ईच क्या हुआ, एक हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे console.log और प्रिंट करेंगे आइटम कॉमा इंडेक्स, उसका इंडेक्स और आइटम प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे भी ये फॉर ईच रन होगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो फंक्शन पास किया इसको कॉल करेगा और इसके एक एक एलिमेंट इसको पास करेगा और जितने एलिमेंट है उतने टाइम इस फंक्शन को रन करेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से इनबिल्ट हायर ऑर्डर फंक्शन यूज कर सकते हो आप एरे का, जैसे कि फॉर ईच मेथड है। तो अभी चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एरे के आइटम 10, 20, 30, 40 और उसका इंडेक्स भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि टेल मी इनबिल्ट हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। तो हायर ऑर्डर फंक्शन कौन से है आप चेक करो, ठीक है। तो अभी और एक ट्रिक आपको इंटरव्यू में एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको हायर ऑर्डर फंक्शन पहचानने की। आपको कोई कोड दिया जाता है, जैसे यहाँ पे मान लो एक फंक्शन एक है डेमो हमारा, ठीक है। आपको एक कोड दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि क्या टेल मी विच फंक्शन इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। तो आप हमारे पास 2-3 फंक्शन है, फंक्शन जैसे इसे ग्रीटिंग, इसके अंदर लिखेंगे console.log वेलकम इन कोड लाइन्स, ओके। तो ये एक फंक्शन है और उसके बाद ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे डेमो, इस डेमो फंक्शन को कॉल किया गया है यहाँ पे, और ग्रीटिंग फंक्शन को भी कॉल किया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब डेमो के अंदर यहाँ पे पैरामीटर डिक्लेयर किया है, जैसे कि डेटा नाम से, और यहाँ पे console.log में डेटा को प्रिंट किया है, ठीक है। तो इस तरह का कोड आपको दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि कैन यू टेल मी हियर इज विच फंक्शन इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करना है, सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे ग्रीटिंग, यहाँ पे हमने कॉल किया है तो पहले ग्रीटिंग फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले एक एक फंक्शन लेना है, एक एक के ऊपर फोकस करना है आपको, ठीक है। तो ग्रीटिंग है तो ग्रीटिंग फंक्शन को देखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट देखना है कि इसको हमने कुछ आर्गूमेंट पास किया है या नहीं किया है। अगर आर्गूमेंट पास भी किया है तो हम इस तरीके से कर भी सकते हैं 10, तो जावास्क्रिप्ट कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि पैरामीटर अगर नहीं भी होते फिर भी वो आर्गूमेंट ले सकता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ग्रीटिंग को एक आर्गूमेंट पास किया है, लेकिन वो आर्गूमेंट फंक्शन है क्या, नहीं है, ठीक है। फर्स्ट केस, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में आपको चेक करना है, चेक इफ इट इज, चेक इफ इट इज, चेक आर्गूमेंट इज अ फंक्शन। तो जैसे पहला केस में आपको क्या करना है, जिस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है उसको आर्गूमेंट में कोई फंक्शन पास किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये पहले चेक करना है। तो यहाँ पे पास किया कोई फंक्शन है, नहीं है, डेटा है, तो ये हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं है, पहली केस। सेकंड केस, आपको उस फंक्शन के अंदर जाना है एंड चेक रिटर्न वैल्यू एज अ फंक्शन। तो अभी यहाँ पे ग्रीटिंग फंक्शन है, अब इसके अंदर जाना है और ये क्या रिटर्न कर रहा है। अगर रिटर्न जो भी कुछ कर रहा है वो रिटर्न कोई फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इतना ही चेक करना है। अगर ये रिटर्न कोई फंक्शन कर रहा है तो ये हायर ऑर्डर फंक्शन है। मैं यहाँ पे रिटर्न 20 करूँगा, तो यहाँ पे ये रिटर्न 20 कर रहा है, लेकिन ये 20 फंक्शन है या डेटा है, डेटा है। तो इसका मतलब ये ग्रीटिंग हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं है, नॉट अ हायर ऑर्डर फंक्शन, इट इज ए नॉट अ हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से डेमो है। अभी मैं डेमो को क्या करूँगा, यहाँ पे ये ग्रीटिंग फंक्शन आर्गूमेंट पास करूँगा डेमो को, ठीक है। अब यहाँ पे डेमो क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि हमने इसको आर्गूमेंट जो पास किया है कॉल करते वक्त वो कोई दूसरा फंक्शन पास किया है इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेमो इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोड को इवेल्युएट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, कॉन्शियसली कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। और वन मोर थिंग दैट, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट को कोडिंग के फॉर्म में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है इसके ऊपर फोकस करना है, तभी आपके इंटरव्यू क्रैक हो सकते हैं, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, कोई भी कंपनी हो। क्योंकि कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर आप उसको कोडिंग के जरिए अब उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो तो इट विल नॉट मेक अ सेंस, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और जो भी थ्योरी होती है, थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जो भी थ्योरी के कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करना आना चाहिए, कोडिंग के ज़रिए आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। सो
I hope you understand the concept of the higher order function and the closure in a JavaScript. ठीक है, so in the next video we will see the next topic of the JavaScript.